नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के बाद अब हनुमान चालीसा पर घमासान शुरू हो गया है। एक और जहां अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिव सैनिकों ने नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। नवनीत राणा की बिल्डिंग के नीचे भारी संख्या में शिव सैनिक डटे हुए हैं। इस दौरान पुलिस और शिव सैनिकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। शिव सैनिकों ने राणा के घर के बाहर लगे बैरियर भी तोड़ दिए और घर में घुसने की कोशिश की। शिव सैनिकों का कहना है कि हम अमरावती का कचरा साफ करने आए हैं। इस हंगामे के बावजूद राणा दंपत्ति मातोश्री पर जाने के अपने फैसले पर भी कायम है। वहीं घर के बाहर हुए हंगामे के बाद नवनीत ने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, अगर ये बाला साहिब के शिव सैनिक होते तो हमें मातोश्री जाने की अनुमति मिल जाती। हमारे घर पर हमला हो रहा है, शिव सैनिकों ने गुंडागर्दी की है। वहीं पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। वहीं इस मामले को लेकर के नवनीत राणा के पति रवि राणा ने कहा कि वह हमें रोक नहीं सकते, हमें राम भक्त देख रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम जाएंगे मातोश्री। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने उन्हें उनके ही घर में लॉक कर दिया है और वह उन्हें निकलने नहीं दे रहे। तो आखिर हनुमान चालीसा पर घमासान क्यों मचा हुआ है? लाउडस्पीकर के बाद अब मुंबई में, अगर महाराष्ट्र में बात की जाए तो हनुमान चालीसा को लेकर के लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। हनुमान चालीसा पर घमासान मचा हुआ। हनुमान जयंती से शुरू हुआ नवनीत राणा और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच में ये विवाद। पहले नवनीत ने हनुमान जयंती के मौके पर सीएम ठाकरे से हनुमान चालीसा करने की मांग की थी, जिसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ है। शिवसेना ने इससे इनकार करते हुए नवनीत को मुंबई न आने की भी धमकी दी थी। वही बात करें तो नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे मातोश्री पर चालीसा पाठ का ऐलान किया था। चालीसा पाठ के ऐलान के बाद से ही शिव सैनिक आक्रामक हो गए और चालीसा पाठ करने से पहले शिव सैनिकों ने नवनीत के घर का घेराव कर जोरदार हंगामा भी किया है। इससे पहले ठाकरे धमकी देते हुए कह चुके थे कि अगर नवनीत राणा और रवि राणा मुंबई आएंगे तो वापस अपने पैरों पर नहीं जा सकेंगे, जिसके बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और विवाद जो है वो काफी ज्यादा अब बढ़ गया है। तो हनुमान चालीसा पर घमासान बजते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पहली तस्वीरों में लाउडस्पीकर के बवाल को लेकर के छिड़ता हुआ नजर आया था महाराष्ट्र से। वहीं अब बात की जाए तो हनुमान चालीसा को लेकर के बवाल मच रहा है। साथ ही नवनीत राणा ने बात की जाए तो शिवसेना सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के निमंत्रण पर दावत इफ्तार में शामिल होने के लिए राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे। वे 4 साल बाद लालू परिवार या आरजेडी की ओर से आयोजित किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके लिए अपने आवास से पैदल चलकर वे राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की इस मुलाकात को लेकर के चर्चाएं तो पहले से ही तेज थी और अब तेज प्रताप यादव ने अपने बयान से ऐसी चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दी है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार फिर से उनके साथ आने वाले हैं, तो उन्होंने इसका सीधे शब्दों में कोई जवाब नहीं दिया।
इसकी बजाय उन्होंने कहा कि इफ्तार के लिए उन्होंने सभी दलों के नेताओं को निमंत्रित किया था। यह एक सामाजिक शिष्टाचार है। वहीं तेजस्वी यादव का ये बयान उनके पुराने स्टैंड से थोड़ा हट करके जरूर है, क्योंकि ऐसे सवालों पर वह और उनकी पार्टी कहते रहते हैं कि अब नीतीश कुमार के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। इधर बात की जाए, तेज प्रताप ने तो ये कहा कि चाचा नीतीश कुमार से उनकी बात हो गई है, जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि चाचा खुश हैं और पूरी रणनीति की जानकारी भी वह समय आने पर साझा कर देंगे। दरअसल इफ्तार पार्टी में तेज प्रताप यादव और नीतीश कुमार बिल्कुल करीब बैठे थे। इस दौरान दोनों के बीच काफी ज्यादा बातचीत भी हुई है। तो ये तस्वीरें इफ्तार पार्टी की है, जहां पर नीतीश कुमार साथ ही तेजस्वी यादव इन दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद बात की जाए तो ये लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का जो बयान सामने आया, उसके बाद बिहार की राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। कई बड़े दावे जो है वो तेज प्रताप सिंह करते हुए नजर आए, जिसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। इसमें ही बात की जाए तो तेज प्रताप के बयान के बाद जेडीयू और बीजेपी के तमाम लोगों ने बयानबाजी की। पॉलिटिक्स है और राजनीति में उथल पुथल होते रहता है। आज हम हैं तो कल वो हैं, कल वो रहेंगे तो आज हम रहेंगे, तो ऐसा ये सब चीज़ उथल पुथल जो है चलता रहता है। अब इसमें नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का बोर्ड, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया बोर्ड, तो वो आ गए यहाँ, आ गया तो सरकार बनेगी। तो बिहार की सियासत के महाभारत के कृष्ण आप पूरी तरह से नजर आने लगे हैं। कृष्ण ने जिस तरीके से महाभारत में अपनी रचना की थी, व्यू रचा था, इस तरह से कह सकते हैं कृष्ण हैं आप इस बिहार की सियासत के महाभारत। और कौन हो सकता है? जब हमने जब अर्जुन घोषित कर ही दिया है पहले, बार बार इस बात को रिपीट करने से क्या फायदा? कृष्ण है तो हैं, कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं। तो सरकार बन रही है, सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से। खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं, वो जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी की जो मुलाकात हुई है, हालांकि इसमें ज्यादातर सभी पार्टीज के लोग इसमें शामिल थे, कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो तेज प्रताप की तरफ से जो बयान दिया गया है, इसके बाद से बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है। सर, आप क्या कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी थी जी, और स्वाभाविक तौर पर 2 वर्षों से आप देख रहे कोरोना के कारण इफ्तार पार्टियां आयोजित नहीं हो पा रही थी जी। लगातार हम लोगों ने संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को आमंत्रित करते रहा है, तो उस दौरान कई लोग आते, कई लोग नहीं आते। हमने भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम को, स्पीकर को, चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल को, चेयरमैन भी आए, उनके सहनवाज जी भी आए, नीतीश जी भी आए, ये बात सही है जी। लेकिन सवाल उठता है कि जो प्रकृति जो है अपनी संस्कृति है उसके तहत हमने उन मानदंडों को अपनाते हुए आमंत्रित नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया गया, तो स्वाभाविक तौर पर दरवाजे पर आए हैं, उनका सम्मान करना। इखलाक की पाक महीना है, इबादत का दिन था जी। और कल तो सब लोग शामिल थे, तो उस दौरान वो आए तो स्वाभाविक तौर पर सम्मान के साथ उनको बैठा करके जो दावती इफ्तार में होती है चीजें वो हुआ। अब इस पर जो लोग को कयास किस रूप में लगाते हैं, यह विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं कहूँ तो ये कि आज नीतीश जी गए और गृह मंत्री का प्रोटोकॉल चीफ मिनिस्टर से ऊपर नहीं होता, लेकिन नीतीश जी जाकर करके उनको रिसीव कर रहे हैं एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री होकर के। अब इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया बहुत नहीं है, बिहार की जनता इन सभी दृश्यों को देख भी रही है। और कौन क्या बोलता है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी दल का नेतृत्व कर रहे हैं, विधायक दल का नेतृत्व कर रहे हैं, इनके बयानों की महत्ता होती है, या कोई प्रवक्ता पार्टी का कोई अधिकृत बयान पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में अगर कोई बोलता है तो महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर चल जाती है, उत्सुकता बस, बहुत सारी चीजें अपरिपक्वता के कारण लोग बोल भी जाते हैं। तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आने जाने से कोई पार्टी कोई आने वाले कल की कोई रणनीति तैयार कर रही है। हमारी अपनी रणनीति है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में A to Z की रणनीति है। सही वर्ग, सभी धर्म, औरत मर्द, सबको कैसे
हम लाम बंद कर करके जी। जो समावेशी नीतियां है उसको स्थापित करें। इन एजेंडों को हमने स्थापित किया है, वो तार्किक परिणति तक पहुंचे, ये सिद्धांत है, ये निर्णय है। नहीं, बिल्कुल सर, उत्साह होना एक अलग बात है और इसके साथ ही एक बड़ा दावा वह करते हुए नजर आए कि एक बार वापस से वह सरकार बनाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस तो सर नजर आ ही रहा है। देखिए, हम पार्टी प्रवक्ता है, बिना पार्टी के निर्णय के कोई बयान मैं नहीं दे सकता। जी। कौन नेता क्या बोल गए, हाँ जी। वह पार्टी का निर्णय है या नहीं है, उनका क्या विवेक है, इस पर मेरी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। पर इतना मैं जरूर जानता हूं कि पार्टी नेतृत्व का अगर कोई निर्णय होगा तो वह स्वाभाविक तौर पर हम आपके समक्ष रख सकते हैं। इस संदर्भ में पार्टी ने कोई भी अभी तक इन चीजों को हल्का बल अगर दिया होता तो स्वाभाविक तौर पर ये बातें खुल करके आती। पता नहीं कहां से लोग क्या क्या बोल जा रहे हैं, वो उनका विषय है। जो बोलते हैं हो सके उनकी बात हुई होगी, लेकिन इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है और न पार्टी नेतृत्व का इस तरह कोई फैसला हम लोगों के समक्ष दिया गया है। चलिए, बिल्कुल शक्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। परिवार के 5 सदस्यों पर ईंट पत्थर से कुचल करके हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाशों ने घर में आग भी लगा दी। वहीं पुलिस को मृतक महिलाओं के कपड़े अस्त व्यस्त मिले। आशंका ये जताई जा रही है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या की गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों रिश्तेदारों से पूछताछ फिलहाल जारी है। हत्या के बाद से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि ऐसी ही घटना प्रयागराज में 1 हफ्ते पहले भी हुई थी। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो प्रयागराज में देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 हफ्ते पहले भी इस तरीके की जो घटना है वो सामने आई थी। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। और इस घटना के बाद से इलाके में काफी ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे। नितिन, प्रयागराज से मामला सामने आया जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। क्या अपडेट इस पूरे मामले पर अभी हमें मिल पा रहा है? कांची जी, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर सामूहिक हत्याकांड से थर्रा उठा है और यहाँ पर लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि प्रयागराज के शिवराजपुर गांव का मामला है। एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। वही जानकारी के मुताबिक अगर माने तो अज्ञात हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया है और उनके अगर हत्यारों ने बुजुर्ग दंपति, उनकी बेटी, बहू, पौत्री को मौत के घाट उतारा है। वही इस हत्याकांड में इकलौती 5 साल की बच्ची, जो कि अभी जिंदा बची हुई है, लेकिन उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। लेकिन घटना स्थल पर सबूत मिटाने के लिए हत्यारों ने घर को जो है आग से हवाले कर दिया था, चारों तरफ आग लगा दी थी। वहीं सारे सबूत जो है मिट चुके हैं, लेकिन वहीं पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करने के लिए 7 टीमें गठित की है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू कर दी गई। मृतकों में राजकुमार यादव 55 साल, उनकी पत्नी कुसुम 50 साल व बेटी मनीषा 25 साल और बहू सविता 27 साल व पौत्री मीनाक्षी 2 साल शामिल है। वहीं पुलिस को पौत्री साक्षी जो 5 साल जिंदा मिली है, जो कि काफी दहशत में थी। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा दर्दनाक ये घटना है। और गांव में जो जुटी है थाने की पुलिस, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सुबह गांव वालों को घर से धुआं उठा देखा, तब जब कुछ लोग घर के में हत्याकांड को पता चला तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गांव में काफी भीड़ जमा हुई। पुलिस ने हंगामा और दूसरा विवाद खड़ा होने से बचाने के लिए कई थानों की पुलिस वहां पर बुला ली। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जाट में जो टीमें जुटी हुई है, उसमें एसएसपी अजय कुमार ने बताया है कि बेडरूम में आग लगा दी गई थी, जिसके कारण जितने भी सबूत थे वो
हत्यारों ने मिटाने की कोशिश पूरी तरह से कर दी गई, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट पूरी तरह से लगी हुई है और देखा जा रहा है। इसलिए घर में सभी मृतकों के शवों को पुलिस ने वहां से हटा दिया है और हत्याकांड के खुलासे के लिए 7 टीमें जो बनाई गई है वह लगातार लगी हुई है। लेकिन खागलपुर में हुई जो ऐसी वारदात को कुछ दिन पहले प्रयागराज के नवाबगंज खागलपुर में भी महिला जी। उनकी 3 बेटियों को गला रेत कर हत्या की गई थी, तो उसको भी देखा जा रहा है कि वहीं पति का 100 फंदे से लटका हुआ मिला था। तो ये कुछ दिन पहले की घटना है। उसके बाद जो अभी जो घटना घटी है, तो ये कहा जा सकता है लगातार एक के बाद एक जिस तरह से सामूहिक हत्याकांड हो रहे हैं उसको बहुत बड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से संसदीय सीट बताई जाती है पीएम मोदी की, और वहां पर इस तरह से मामले आ रहे हैं। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात कर लीजिए, बसपा प्रमुख मायावती ने घटना की निंदा करते हुए कहा है सरकार से दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगी। बता दें कि इससे पहले 16 अप्रैल को भी जिले नवाबगंज में पशु व्यापारी ने अपनी पत्नी और तीनों बेटियों की हत्या कर फांसी लगा ली थी। तो गंगा पार में होने वाली सामूहिक हत्याओं के कोहराम मचा हुआ। तो पुलिस के अनुसार पत्नी और 3 बच्चियों के 100 बेड के ऊपर खून से लथपथ पड़े थे, उनकी गला काट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं पति का शव बाथरूम में फंडे से लटका हुआ मिला था। तो परिवार मूल रूप से कौसंबी का रहने वाला था। तो ये बसपा ने सुप्रीमो मायावती ने सुबह ही ट्वीट किया था। वहीं अगर बात करी जाए एडीजी प्रयागराज की, तो जो प्रेम प्रकाश का कहना है कि शुरुआती जांच से लग गई है और घटना को लूट के इरादे से बदमाशों ने अंजाम दिया है, मगर माना जा रहा है कि सबूत मिटाने के लिए उन्होंने हत्या के बाद घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस हर पहलू को बारीकी से जांच रही है। मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम जांच के लिए पहुंच गई। अब जल्दी इस पे कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि 7 टीमें जो गठित करी गई है वह पूरी तरीके से लग चुकी है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जिस तरह से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं पुलिस को चुनौती देती हुई घटनाएं सामने आ रही हैं और हत्यारोपी जितने भी हैं वो लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में हर रोज एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। हिंसा के बाद से ही सियासत भी एकदम जोरों शोरों पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां भी आरोप प्रत्यारोप से पीछे नहीं हट रही हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से कार्रवाई लगातार जारी है। इसके साथ ही जहांगीरपुरी में तमाम विपक्षी दल पीड़ितों से मिलने भी पहुंचा। वहीं जहांगीरपुरी में अमन कमेटी की बैठक हुई है और बैठक में पुलिस के साथ साथ दोनों पक्षों के लोग भी इसमें मौजूद रहे। और वहीं बैठक में ये फैसला भी लिया गया है कि रविवार यानी कि कल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें ये फैसला साफ तौर पर लिया गया है कि भाईचारे की एक मिसाल जो है वो पेश की जाएगी। क्योंकि हिंसा के बाद से अगर हम बात करें तो आपस में एक दूसरे के साथ लोग नफरत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इसके साथ ही अमन कमेटी में ये फैसला लिया गया है कि कल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू मुस्लिम एकत्रित होंगे सभी इसमें, और इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। इसके साथ ही कल शाम 6 बजे ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 2527 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिससे अब तक कुल जो मामले हैं उनमें काफी ज्यादा बढ़त देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में सक्रिय कोरोना वायरस के मामले 15,079 बताए जा रहे हैं। 33 नई कोविड से संबंधित मौतों में कुल संख्या जो है वो बढ़कर के 5,22,149 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत बात की जाए तो 187.46 करोड़ वैक्सीन की खुराक भी दी जा चुकी है, जिसमें से कई लोगों का टीकाकरण अभी फिलहाल बचा भी हुआ है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कोविड को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कड़े कदम भी उठाए हैं, जिनमें से डीएमआरसी ने मेट्रो में यात्रा करने वालों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो भी मेट्रो में मास्क नहीं लगाएगा उस पर 200 रुपए का चालान जो है वो वसूला जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लागू कर दिया गया। हालांकि निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वालों के लोगों के लिए जुर्माना फिलहाल अभी नहीं है। वहीं दिल्ली मेट्रो में अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो 200 रुपए का चालान वसूला जाएगा।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।